वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। यह है वो प्लेटफॉर्म, वो चैनल जो आपको कंटेंट देता है पूरा का पूरा फ्री। फिर वो भले किंडरगार्टन हो या फिर ग्रेड 12 की बात हो, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको पूरी की पूरी वैलिड इंफॉर्मेशन मिलेगी, पूरी की पूरी फ्री। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले कि 2 चैप्टर्स पढ़ाएंगे फिर बोलेंगे अब कूपन कोड लगाओ, अब सब्सक्रिप्शन लो, पेमेंट करो। नहीं, कोई ऐसी बकवास नहीं, पूरा का पूरा कंटेंट मिलता है आपको फ्री। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अगला वाला चैप्टर, जो आखिरी चैप्टर बच गया था ना हमारा टर्म 2 का, तो उसके साथ हम ये वाला सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12 की बायोलॉजी में लेके आई हूँ तुम्हारी मैम वैदेही मैम। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हमारा चैप्टर का नेम है। अगर याद होगा, जैसे नाम ही बोल रहा है बायोडाइवर्सिटी, तो वैसे ही जो मैंने ट्रिक बताई, अगर कुछ नहीं आता हो तो क्या करो, उस वर्ड का डायसेक्शन कर दो। तो डायसेक्शन किया मैंने तो क्या निकला, बायोडाइवर्सिटी। मतलब बायो मतलब हुआ बायोलॉजी, और डाइवर्सिटी मतलब क्या हुआ, डाइवर्सिटी मतलब हुआ उसी का वेरिएशन जो तुमको देखने को मिल रहा है। अब खुद सोचो, जब तुमने सुबह उठे या कहीं घूमने जाते हो, घूमने क्या, जब स्कूल ही जा रहे हो अभी, तो तुम रास्ते में देखो कितना वेरिएशन मिल रहा है। सुबह सुबह बस में बैठे हो, अपनी गाड़ी में बैठे हो, तो गाय भैंस भी जा रही है, कुत्ता भी है, ऊपर चिड़िया भी अलग अलग टाइप की है ना। फिर बीच में कहीं अगर गलती से दिख गए तो ऊंट वूंट आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं रीजन में, वो माइग्रेट करते हैं। याद करो लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था हम लोग ने। तो क्यों, क्योंकि उनकी बंजारी कम्युनिटी होती है। देखो सारे वर्ड्स तुम डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, पर बंजारे कम्युनिटी क्या करते हैं, बंजारा मतलब क्या, वो ट्रैवल करते हैं। अब उनकी कम्युनिटी है, करेक्ट, तो वो अपना पूरा जो डोमेस्टिक एनिमल है, उनके कौन सा डोमेस्टिक एनिमल हुए, वो एक कैमल, वो लेके जा रहे हैं। तो तुमको देखो एक ही सिर्फ स्कूल ही जाते जाते इतना वेरिएशन दिख जाता है, किसका, बायोलॉजिकल फ्लोरा एंड फौना का। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इन अ बायोस्फीयर, कैसा स्फीयर, जिसमें लाइफ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनिसिटी। अब देखो, हेट्रो का मतलब होता है क्या, हेट्रो का मतलब हुआ कोई भी चीज जो कैसी है, तुम्हारी डिफरेंट है। अगर तुमने याद होगा तुमको पहले, तो एक होता है होमो और हेट्रो। होमो मतलब सेम, तो याद रखना बायो में होमो जहां भी आया तो होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो जहां भी आया तो उसका मतलब है अलग। जैसे हेट्रोजीनियस, हेट्रोलोगस, हेट्रोजाइगस, ये सारे टर्म तुमने कहीं ना कहीं अलग अलग चैप्टर में पढ़े। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहे हैं भैया इस स्टेटमेंट में, देखते हैं। In a biosphere, immense diversity और heterogeneity exist not only at the species level। अब species level पे ही नहीं, मतलब अलग अलग तुम्हें होमो सैपियंस दिख रहे हैं, मतलब हम लोग, है ना। ह्यूमन को क्या बोलते हैं साइंटिफिक में, होमो सैपियंस सैपियंस। उसके बाद तुम्हें प्लांट्स की अलग वेराइटी दिख रही है, उसके बाद तुम्हें इंसेक्ट्स की अलग वेराइटी दिख रही है, अदर मैमल्स की अलग वेराइटी। पर ये तो सिर्फ स्पीशीज में नहीं है, और भी है। बोलोगे क्या मैम, देखो, बट एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मैक्रो मॉलिक्यूल। याद करो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल कैसे आया। तो याद करो, एक एटम था, एक एटम ने बोला चलो दूसरा एटम साथ में आते तो बन गए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल ने बोला अकेले अकेले अच्छा नहीं लग रहा है बाबा, चलो दूसरे मॉलिक्यूल को भी लेके आते। दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, उन्होंने बोला क्या करते हैं, पार्टी करते हैं। तो इकट्ठे बहुत सारे मॉलिक्यूल का बंच हो गया, ये छोटा मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। तो मैक्रो का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो बड़ी है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल विद इन अ सेल टू बायोम्स, मतलब इतने छोटे बायोमॉलिक्यूलर लेवल से लेके एक बड़े बायोम तक तुम्हें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। किसके अंडर पढ़ेंगे हम, इसी चैप्टर के अंदर, जिसका नाम क्या है, बायोडाइवर्सिटी। अब इंपॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड में कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर यही चीज टर्म 1 में होता है एमसीक्यू बेस्ड तो जरूर पूछते, पर ये कॉम्पिटिटिव लेवल से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार मार्क कर लो, एक बार जब आखिरी में रिवाइज करोगे ना चैप्टर, जरूर देख लेना। ठीक है, चलो अगले स्लाइड पे मूव करते हैं।
अब क्या बोल रहा है बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इज अ बायोलॉजिकल वेरिएशन एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। करेक्ट, वो तो हमको पता ही चल गया कि लाइफ अर्थ पे अलग अलग तुम्हें लाइफ के लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेरिएशन मिल रहे हैं, उसी को तो बायोडाइवर्सिटी बोलोगे। अब देखो किस किस लेवल पे मैम, अब बोलोगे आपने स्पीशीज तो बता दिया था, मैक्रोमोलिक्यूल भी बता दिया था, बायोम्स भी बता दिया, तो इन्हीं सब के बीच में क्या आता है? जब बहुत सारे इकोसिस्टम जुड़ते हैं तभी तो बायोम्स बनता है। तो यहाँ क्या हुआ? इकोसिस्टम लेवल पे। अब यहाँ एक वर्ड देखोगे मैम जेनेटिक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? चलो उल्टा स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा तुम्हें ये क्या है जिसमें तुम बैठे हो? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसका बना है? अलग अलग बायोम्स का बना है। बायोम्स किसका बना है? इकोसिस्टम का बना है। इकोसिस्टम किस किस के बने? इंटरैक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक, तो कोई ऑर्गेनिज्म होगा, अब या कम्युनिटी होगी। याद करो मैं रिवर्स में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, एकदम उल्टे से पढ़ा रही हूँ। तो सबसे टॉप पे क्या आया तुम्हारा? बायोस्फीयर, ठीक है, शॉर्टकट लिख रही हूं, अपनी कॉपी में फुल फॉर्म लिख लेना, बायोस्फीयर। उसके बाद क्या आएगा? बायोम्स, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा? बायोम्स के बाद आया तुम्हारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद क्या आएगा? तुम्हारे अलग अलग कम्युनिटीज जो है। कम्युनिटीज के बाद क्या आएगा? जल्दी बताओ। कम्युनिटीज के बाद आएगी तुम्हारी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद क्या आएगा मैम? पॉपुलेशन के बाद आएगा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में देखो ऑर्गेनिज्म कैसे बना है? ऑर्गन सिस्टम से बना है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम किसका बना है? ऑर्गन से बना है, ठीक। अब ऑर्गन किसका बना है? याद करो, टिश्यू का बना हुआ है। टिश्यू किसका बना है? सेल का बना हुआ है। अब बोलोगे मैम सेल किसका बना है? ये रहा तुम्हारा सेल। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस और अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज। न्यूक्लियस के अंदर क्या है बाबा? वही काम की चीज है। कौन सी काम की चीज? जो ऐसी ऐसी कुछ दिखती है, डबल हेलिकल रहती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डीएनए। अब डबल हेलिकल हम लोग के केस में है, कुछ कुछ जो वायरस हुए या कुछ एक्सेप्शन से ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, वहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। तो हमेशा दिमाग में मत रखना कि मैम हमेशा जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही रहेगा, नहीं, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। ये सब तुम ऑलरेडी जेनेटिक चैप्टर में पढ़ चुके हो। एनीवे मैं फिर से पढ़ाऊंगी वन शॉट में, ठीक। अब देखो, तो अब जेनेटिक्स में कैसी मैम बायोडाइवर्सिटी? याद करो, जो भी चीज हमारे डीएनए के अंदर लिखी हुई है वही हम दिख रहे हैं। अब बोलोगे मैम इसका मतलब क्या हुआ? याद करो, जब तुमने जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ा था, दो टर्म पढ़े होंगे तुमने, कौन कौन से? फिनोटाइप, याद आया कुछ कुछ, और दूसरा क्या पढ़ा था? जीनोटाइप। तो जीनोटाइप मतलब क्या? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर मैंने अपना ये सेल निकाला, ये कौन सा सेल है मेरा जो बॉडी का मैं यूज कर रही हूँ? सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल निकाला, उसका डीएनए निकाल के देखा, तो उसके अंदर जो जो लिखा हुआ है, आज मेरा मॉर्फोलॉजी या आज मेरा फिजिकल अपीयरेंस जो उसके अंदर लिखा हुआ है उसी की वजह से है। मेरे बालों का कलर अगर डार्क ब्लैकिश ब्राउन है, क्यों है? क्योंकि उस डीएनए के अंदर लिखा हुआ है। तो बेसिकली मैं बोल सकती हूँ कि जो भी ऑर्गेनिज्म आज मेरे को दिख रहा है, फिर वो बोले डॉग रहे, ह्यूमन रहे, काऊ रहे, बफेलो रहे, बंदर रहे, शेर रहे, एक छोटा सा बैक्टीरिया रहे, या फिर कोई मछली रहे, ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि उनके डीएनए के अंदर उनका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो इसी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक मेकअप। उसी को और हम टर्म में क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। सो बेसिकली जो भी जीनोटाइप में लिखा रहता है वही तुमको दिखता है। दिखेगा किस फॉर्म में? फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो बायोडाइवर्सिटी एक्चुअल में स्टार्ट कहां से होती है? मॉलिक्यूलर लेवल पे तो है ही, मतलब अलग अलग मैक्रोमोलिक्यूल पर, मैक्रोमोलिक्यूल बन के क्या बना फाइनली? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड अलग 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 जुड़ते गए, क्या बनने लगा धीरे धीरे? डीएनए। और डीएनए क्या है? मेरा जेनेटिक मटेरियल। तो जब जेनेटिकली कोई चीज वेरिएशन है तो वो भैया फिजिकली तो दिखेगी। फिजिकली तुमको अलग अलग दिखने लगी, तुमने क्या बोल दिया उसको? स्पीशीज बोल दिया। तो ये वाला पॉइंट आया समझ में? तो कहां कहां वेरिएशन है? जेनेटिकली, स्पीशीज में भी है, इकोसिस्टम लेवल पे भी है। अब देखो, ये पॉइंट आने से पहले जरा यहां देखो, ये एक पिक्चर है, यहां पे अलग अलग तुमको दिख रहा है सारे ऑर्गेनिज्म होगा। अगर ध्यान से देखना अपने स्क्रीन को फुल स्क्रीन पे रख के, यहाँ पे टूकन नाम की बर्ड है, फिर यहाँ पे अलग अलग कैनोपीज है अलग अलग पेड़ पौधों की, फिर यहाँ पे एक और चिड़िया है
ये हमारी रेड स्पैरो है, फिर यहाँ पे तुम्हारा इंसान भी है, बोलोगे मैम इंसान कैसा लग रहा है, आदि मानव है, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हारा शेर भी बैठा हुआ है, बेचारे बेसिकली शेर से डर के वो इंसान यहाँ कूदा हुआ है, यहाँ स्लॉथ भी है। तो देखो कितने अलग अलग एक ही जगह पे तुम्हें मल्टीपल चीजें दिखने लगी, मतलब सिर्फ तुम अकेले नहीं रह रहे हो। अब बोलोगे मैम अकेले नहीं रह रहे हो मतलब क्या, समझो बात को। तुम जिस रूम में बैठे हो, अपने स्टडी रूम में बैठे हो, जरा आंखें घुमा के देखो, जरा कुछ ऑर्गेनिज्म दिख रहे, बोलोगे नहीं मैम हमको तो सिर्फ मैं ही दिख रहा हूं और आप स्क्रीन पे दिख रही हो। हाँ सही बोल रहे हो, पर अभी मम्मी आएंगी थोड़ी देर में तो वो होमो सैपियंस हो गए, ठीक है। अब बोलोगे मैम अब तो और बस क्या ज्यादा से ज्यादा पेट होगा किसी के घर पे, तो नहीं नहीं, ध्यान से देखो वहां पे थोड़ी सी मक्खी मच्छर भी घूम रही, बोलोगे मैम हमने तो ऑल आउट लगा के रखा है। हाँ लगाया होगा, पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तो होंगे। तो देखो एक ही रूम में तुमको कितनी डाइवर्सिटी दिख रही है, और कहीं आसपास तुमने शोपीस के लिए प्लांट्स भी तो रखे होंगे ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। एक ही जगह, कितनी छोटी जगह तुम बैठे हो। और चलो अब बोलोगे मैम इसमें से कुछ भी नहीं है, पूरा हमने इंसेक्ट ट्रीटमेंट करा के रखा है, हमको कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है नहीं दिख रहा, पर माइक्रोब्स का क्या करोगे ये बताओ। तुम्हारी बॉडी, याद करो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हमारी बॉडी के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में तक इकोलाई रहता है, मतलब हमारी बॉडी खुद अलग अलग माइक्रोब से मिलके बनी हुई है। तो बाहर का तुमने बोला हमने ट्रीटमेंट कर दिया, बाहर नहीं है मैम कुछ भी नहीं है मेरे रूम में, पर तुम्हारे बॉडी के अंदर तो इतने सारे माइक्रोब्स हैं, तो वो भी तो क्या हुआ, तुम्हारे बॉडी के अंदर भी एक अलग बायोडाइवर्सिटी है कि नहीं। चलो अगले लाइन पे आते हैं। टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी इज यूजुअली ग्रेटर नियर द इक्वेटर, मतलब ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे तुम इक्वेटर के पास जाओगे तो टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। इसका रीजन ये पॉइंट होल्ड करके रखना, थोड़ी देर में हम अलग पॉइंटर के अंदर ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अच्छा एक और चीज, जो बायोडाइवर्सिटी है ना, जितनी तुम लैंड पे देख रहे हो ना उससे कहीं ज्यादा गुना 10 टाइम्स हमारी वाटर के अंडर है। बोलोगे मैम पर वाटर के अंदर तो इतनी दिखी नहीं, क्योंकि डिस्कवर नहीं हुई है। और प्रॉब्लम यह है कि हम साथ में पॉल्यूशन करते जा रहे हैं, तो पॉल्यूशन के मतलब डिस्कवर होने के पहले ही वो एक्सटेंट ना हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। याद करो जो भी तुम कुछ चीजें ऊपर देख रहे हो लैंड पे, ये तो बहुत कम परसेंटेज है बायोडाइवर्सिटी का, मेजर तो पूरा का पूरा समुद्र वाटर के अंदर है, ठीक है। पर अगर मैंने बोला टेरेस्ट्रियल में बताओ सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां दिखती है, तो इक्वेटर के पास। क्यों, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा गर्मी है। बोलोगे मैम गर्मी है तो फिर तो सबसे कम होनी चाहिए, ज़ेरोफिटिक कंडीशन हो गई। आधा करेक्ट स्टेटमेंट, क्यों, वहां सबसे ज्यादा रेनफॉल भी होता है। तो देखो कंप्लीट किया करो सेंटेंस, आधा आधा बोल के मत याद करना, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी इज यूजुअली ग्रेटर नियर द इक्वेटर विच इज द रिजल्ट ऑफ द वार्म क्लाइमेट, अब वो तो समझ में आ गया, एंड हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ मैम, याद करो प्रोड्यूसर कौन होता है, प्लांट्स होते हैं। तो ऐसी जगह जहां गर्म भी है, साथ में थोड़ा मतलब प्रेसिपिटेशन का लेवल भी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर जोन्स। बोल रही कि इवेपोरेशन हुआ, वहीं पे कंडेंसेशन हुआ, वहीं पे प्रेसिपिटेशन भी हो गया। तो ऐसी जगह जहाँ ह्यूमिड भी है, ह्यूमिडिटी भी चल रही है एटमॉस्फेयर में, अगर कभी साउथ में जाओगे तो तुमको कैसे ह्यूमिड फील होने लगेगा, है ना। इनफैक्ट कोई आइलैंड्स के पास जाते चलोगे साउथ में, ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, साउथ में और गए बड़े जो दूसरी कंट्रीज हुई, मॉरिशस हो गए, मालदीव्स हो गया, तो वहाँ पे और जैसे जाओगे ना ह्यूमिड बनता, जैसे जैसे इक्वेटर के पास जाओगे गर्मी भी बढ़ती जाएगी। और गर्मी तो है, पर एक मेन रीजन क्या है वहां पे हमारे सबसे ज्यादा नंबर में कौन बैठा है, प्रोड्यूसर बैठा है। याद करो फूड चेन अगर तुमने पढ़ा होगा तो प्रोड्यूसर सबसे नीचे वाली रेंज को बोलते हैं ना, जो सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस करती है, यही रिस्पॉन्सिबल रहती है सोलर एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करने के लिए। तो इनका नंबर बहुत ज्यादा है, तो जिनका नंबर बहुत ज्यादा है तो उनके ऊपर खाने वाले का भी नंबर बहुत मिलेगा, वेरिएशन भी बहुत मिलेगा। तो क्यों है, अगर किसी ने ये रीजनिंग में पूछा, इस पॉइंट को स्टार मार्क करो, अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। क्यों, रीजनिंग में आएगा सेक्शन ए का 2 मार्क का क्वेश्चन कि बताओ रीजन बिहाइंड टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड मोर नियर विच रीजन एंड व्हाई। तो तुम लिखोगे नियर द इक्वेटर एंड व्हाई, बिकॉज इट इज हैविंग वार्मर क्लाइमेट, फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकेंड पॉइंट द नंबर इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज हाई। ठीक,
मार्क कर लिया। चलो अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। तो अगली स्लाइड है कि बायोडाइवर्सिटी में अब बेसिकली मैंने बता दिया जेनेटिक है, स्पीशीज है और इकोसिस्टम है, उसी को हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है। अच्छा पहले मैं स्टेटमेंट बताऊंगी, फिर उसका मैं लॉजिक बिल्डअप करूंगी कि मैम अब ये तो आपने बोल दिया कि अंदर डीएनए के अंदर वेरिएशन है तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, वो उससे हमको क्या लेना देना, बहुत बड़ा लेना देना है, बहुत ध्यान से सुनना। इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस। अब बोलोगे मैम ये तो हमको पता है, हम तो जन्म से चावल यूज करते आ रहे, बिल्कुल सही। अब पहले एक कहानी सुनो, फिर ये वाला हम जेनेटिक डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस बताती हूँ। तो देखो हुआ क्या था, मुझे साल याद नहीं है, गूगल कर लेना, ठीक है। कुछ सालों पहले जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने बोला, उसने पेटेंट कर लिया था। किसको पेटेंट किया था मैम? 3-4 चीज़ों को जो हम जन्मों से एज ए इंडियन हम जन्मों से अपने कल्चर में यूज़ करते आ रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें थी मैम? सबसे पहला था राइस, सही सुना, चावल, ठीक है। दूसरा उन्होंने पेटेंट किया था हमारे नीम को। तीसरा उन्होंने पेटेंट किया था तुलसी को। और सिमिलरली उन्होंने पेटेंट किया था हमारे हल्दी को। अब बोलोगे मैम पेटेंट से क्या फायदा पड़ता है? अगर याद करो एक चैप्टर तुमने बायोटेक्नोलॉजी में पेटेंसी नाम का भी वर्ड आया था, मैं थोड़ा सा वापस लेके आ रही हूँ ये बताने के लिए कि जेनेटिक डाइवर्सिटी कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो उन्होंने पेटेंट किया। पेटेंट का ये रूल रहता है कि अगर कोई किसी कंट्री ने पेटेंट किया या मैंने कोई चीज़ पेटेंट की, तो अगर कोई दूसरा कंट्री या दूसरा इंसान उस चीज़ का यूज़ कर रहा है या उसका बाय प्रोडक्ट बना हुआ यूज़ कर रहा है तो उसको पैसा मेरे को देना पड़ेगा। मतलब इस केस में क्या होता है कि अगर हम नीम का फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं या नीम का मेडिसिन खा रहे, तो जो टर्मरिक है, हल्दी हम कुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं या लगा रहे हैं, या फिर हम तुलसी पूजा में यूज कर रहे हैं या नॉर्मल मेडिसिन में खा रहे हैं, या फिर चावल का कुछ भी खा रहे हैं, तो हमको पूरा का पूरा मनी किसको देना पड़ता? हमको यूएस को देना पड़ता। अब बोलोगे हाँ मैम ऐसे कैसे हो गया? देखो अब जो भी चीज, तो हमने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने लड़ाई की। उन्होंने बोला कि ये तुम लोग पेटेंट ही नहीं कर सकते, यूएस की गवर्नमेंट ये पेटेंट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये जो चारों चीजें जिसका पेटेंट यूएसए करके बैठी थी, बेसिकली वो हमारी कंट्री को बिलोंग करता है और आज से नहीं, जन्मों से बिलोंग करता है। तो बोलोगे मैम ये तो हमको पता है, अब ये तुमको पता है क्योंकि तो हम जन्मों से ये 4 चीज़ें हर रिचुअल में यूज़ करते हैं, फिर वो भले शादी हो, पूजा हो, या कोई पैदा हो रहा हो, या कोई छोटा सा सेलिब्रेशन, या डे टू डे लाइफ में हम चारों चीज़ें तो रेगुलरली यूज़ करते हैं। पर इतना प्रूफ करना सफिशिएंट नहीं था। फिर बोलोगे मैम अपना स्क्रिप्चर दे दो, बुक्स दे दो, माइथोलॉजिकल बुक्स एविडेंस दे दो, वो भी दे दी, पर वो भी करेक्ट साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एविडेंट नहीं था। तो सुनो ध्यान से, जो भी चीज़ जिस भी जगह उग रही है मतलब ग्रो हो रही है, अगर वो पर्टिकुलर स्पीशीज उसी लैंड को बिलोंग कर रही है तो उसी लैंड में उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ मैम? मतलब अगर मैंने बोला कि नीम हमारी इंडिया वाली लैंड को बिलोंग करती है, नीम का साइंटिफिक नेम क्या है जल्दी याद करके बताओ, अजाडिका चट्टा इंडिका, ठीक है। तो अगर नीम हमारी इंडिया को बिलोंग कर रही है तो हमारे पास नीम की ही दुनिया भर की वैरायटी हमारे इंडिया में ही होगी। इसका मतलब नीम की वाइल्ड वैरायटी, नीम जो हम यूज कर रहे, नीम रीजनल वाइज वैरायटी, हर टाइप की वैरायटी इंडिया में मिलेगी। उसी को हम वाइल्ड वैरायटी बोलते हैं। वाइल्ड वैरायटी मतलब वो डोमिनेंट वैरायटी जहां से बेसिकली दूसरी वैरायटीज निकली हुई हैं। अब बोलोगे मैम इससे हमको क्या फायदा? इससे हमको ये फायदा है कि हमने वो पेटेंट क्लेम किया कि यूएसए ऐसे कोई भी चीजें मुंह उठा के कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। सोचो हम जन्मों से राइस, हल्दी, नीम, उसके बाद तुलसी यूज कर रहे हैं। अब माइथोलॉजी बुक्स और हमारा रिचुअल तो काफी नहीं था, तो हमने क्या किया, हर एक जितनी भी चीज थी उसकी हमने जेनेटिक डाइवर्सिटी स्टडी करना स्टार्ट किया। मतलब हमने राइस लिया, उसके अंदर का डीएनए देखा और हमने देखा कि हमारे पास कितना अलग अलग वेरिएशन है, बाहर से नहीं। अब बोलोगे मैम वो तो हमको भी पता है, हम खुद ही 4-5 वैरायटी खाते हैं राइस की, घर पे बासमती भी खाते हैं, जो टुकड़ा आता है वो भी खाते हैं, फिर एक ऐसा वाला आता है गोल्डन कलर का भी आता है, ब्राउन भी आता है, वो सब खाते हो ठीक है, पर हमें साइंटिफिकली प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, हमने वैरायटी उसका डीएनए निकाला और हमने ये देखा कि सिर्फ चावल की ही हमारे पास जेनेटिक वैरायटी कितनी है। मतलब जेनेटिक मतलब हर एक चावल का दाना एक दूसरे से अलग अलग, चावल का दाना मतलब इन द सेंस एक पूरा स्पीशीज एक दूसरे से अलग अलग है इन कंटेक्स्ट विद द डीएनए। तो कितना वैरायटी हमको मिला? 50,000 से भी ज्यादा। और इसमें वाइल्ड वैरायटी भी थी। वाइल्ड वैरायटी मतलब वो वाला चावल जिससे बेसिकली बाकी सारी चीजें, बाकी सारा चावल बना हुआ है। तो इसी
को हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड वेराइटी। तो हमने क्लेम किया कि अच्छा यूएस तुम बोल रहे हो कि चावल तुम्हारा है, तो जरा जेनेटिक वेराइटी बताओ कि तुम्हारे यूएसए में कितनी वेराइटी मिलती है चावल की। तो यूएसए बोला ज्यादा तो नहीं, पर हमारा देखो इंडिया के पास मोर देन 50,000 वेराइटी मिलता है सिर्फ चावल का ही। तो जिस जगह पे, ध्यान से सुनना, जिस जगह पे जो भी चीज उस जगह की ओरिजिनल होती है, तो उसी पर्टिकुलर जगह पे सबसे ज्यादा उसी चीज के वेरिएशंस मिलेंगे, सबसे ज्यादा वैरायटी मिलेगी, और मेन चीज उसकी वाइल्ड वैरायटी भी वही मिलेगी। सिमिलरली मैंगो हुआ, सिमिलरली तुम्हारा नीम हुआ, तुलसी हुआ और हल्दी हुआ। उन्होंने भी वही क्लेम किया था, हमने बोला हमारे पास हल्दी ही ढेर तरह की है, अब बताओ प्रूफ करके कि ये तुम्हारे देश में उगा हुआ है कि हमारे देश में उगा हुआ है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, अगर कोई चीज किसी पर्टिकुलर कंट्री की या लैंड की या ज्योग्राफिकल एरिया की बिलोंग करती है, वहां उसकी ढेरों वैरायटी मिलेंगी। अब आते हैं तुम्हारे टॉपिक पे। तो उन्होंने हमने ये क्या देखा कि 50,000 से ज्यादा वेरिएशन कहाँ मिल रहे हैं राइस के, इंडिया में ही मिल रहे। तो ये क्लियर कट प्रूफ है कि राइस किसका है, इंडिया का है। अब बोलोगे मैम वो तो हमको पता है, हाँ ठीक है, पूजा में हर जगह यूज करते हो, पर हमें साइंटिफिकली प्रूव करना है, इसलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली उन्होंने देखा कि मैंगो के 1000 से ज्यादा वेराइटी भी कहाँ मिल रही है, इंडिया में। तो मैंगो भी किसका हुआ, इंडिया का हुआ। ठीक है, पर क्लेम अभी 4 चीजों पे हमने वापस लिया है, जनरल नॉलेज है, याद रखना। चलो अगले पॉइंट आते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी पे। अब ये तो बोलोगे मैम ये पढ़ा हुआ है, करेक्ट, आगे पढ़ते हैं। द डाइवर्सिटी एज अ स्पीशीज लेवल, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी दैन द ईस्टर्न घाट्स। अब अगर ये आ गया तुम्हारा बाबा इंडिया, रफ इंडिया ड्रॉ कर रही हूं, जज मत करना डायग्राम पे, ठीक है, ओके। तो अब वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे, ये हुआ तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद बोलोगे मैम ये नहीं, ये वेस्ट बंगाल है, पर ये वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, याद रखना। और ये क्या हुआ तुम्हारा, ईस्टर्न घाट। तो ज्यादा तुमको वैरायटी कहाँ देखने को मिल रही है, वेस्टर्न घाट्स पे। किसकी, एम्फीबियन की। सिर्फ एम्फीबियन नहीं, नॉर्मल में भी अगर तुम स्पीशीज को उठा के देखोगे तो तुमको ज्यादा वेरायटी तुम्हें वेस्टर्न घाट में दिखेंगी। अब बोलोगे मैम लैटिट्यूडनल वाइज तो दोनों सेम जगह है, तो फिर क्या डिफरेंट है, सॉइल का डिफरेंस हो सकता है, टेम्परेचर ना बोलते हुए हम क्लाइमेट का डिफरेंस हो सकता है, उस पर्टिकुलर जगह का ज्योग्राफिकल लैंडस्केप का डिफरेंस हो सकता है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो एक स्पीशीज डाइवर्सिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। चलो आया समझ में, तो अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। इस पिक्चर में उन्होंने वही राइस के अलग अलग वेराइटी दिखाई है। अगर याद होगा मैंगो, अभी समर सीजन आने वाला है, तो तुम खुद ही 10 टाइप के मैंगो घर पे बैठ के खाते हो। सोचो हमारे पास इतनी ज्यादा वेराइटी है मैंगो की। अगला आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब वही चीज अब हमने और जूम आउट करके बड़े लेवल पे देख रहे हैं। तो इंडिया में तो याद करो, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, हर टाइप का इकोसिस्टम मिल जाएगा इंडिया में, ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं। फ्रॉम परमाफ्रॉस्ट टू ड्राई एंड एरिड रीजन टू एकदम एक्सट्रीम रेनफॉल वाला रीजन, इनफैक्ट एकदम ट्रेंचेस है ना, सब कुछ एकदम डीप वेंट, हाइड्रोथर्मल वेंट, सब कुछ मिल जाएगा। चलो पढ़ते हैं। At the ecosystem level, India for instance with its desert, चलो जल्दी बताना स्टार्ट करो, डेजर्ट कौन सा था, थार डेजर्ट, ठीक है। रेन फॉरेस्ट कौन कौन से थे, जितने भी मेरे सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे वो सब के सब कैसे थे, सारे एकदम फुल टाइम एकदम हैवी रेनफॉल। किसी ने चैट बॉक्स में भी लिखा था। मैनग्रूव्स मतलब क्या हुआ मैम, मैनग्रूव्स मतलब हुआ बेसिकली दलदल, ठीक है। तो अब बोलोगे मैम दलदल नहीं समझ में आया, या फिर मार्शी एरिया, जैसे तुम्हारा सुंदरबन डेल्टा है, वो क्या है तुम्हारा, मैनग्रूव्स ही है ना। तो वो क्या है, वो भी एक उसका अलग टाइप का अपना हैबिटेट है, अलग टाइप का इकोसिस्टम है, वहाँ पे निमेटोफोर्स ग्रो होते हैं। ये चैप्टर 1 का ले रहे हो और 11th का भी कुछ मॉर्फोलॉजी में तुमने पढ़ा होगा, निमेटोफोर्स याद करो, मैं सब थोड़ा थोड़ा पुराना लेके आ रही हूँ, ठीक है। कोरल रीफ, बोलोगे मैम कोरल रीफ, अरे पूरा तुम जितने भी हमारे शोर लाइन है या फिर आइलैंड्स है, हमारा अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, वहां पे क्या है, कोरल रीफ्स है, ठीक है। वेटलैंड भी बहुत ज्यादा बल्क में मिल रहे हैं हमारे यहाँ। उसके बाद एस्चुरीज, आप बोलोगे मैम एस्चुरीज क्या होता है, वो एरिया जहां पे तुम्हारा एक नदी और समुद्र मिल रहा है, उस वो जो बिटवीन वाला जोन रहता है ना, उसको एस्चुरीज बोलते हैं। एंड एल्पाइन मीडोज, एल्पाइन मतलब जहाँ एल्पाइन टुंड्रा, याद करो मैंने बताया था ऐसे टाइप के पेड़ जहाँ उगते हैं। ये मैंने पूछा भी था, क्रिसमस ट्री भी एक टाइप का एल्पाइन है, पर वो अलग स्पीशीज है जो हमारे घर पे दिख रही है, तो वो भी है, पूरा का पूरा हिमालयन बेल्ट में एल्पाइन जोन है। has a greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway. अब
अगर इस लाइन को ध्यान से पढ़ोगे तो तुमको एक बड़ा डिफरेंस दिखेगा। चलो 2 मिनट सोचो और बताओ मेरे को कि क्या ऐसा डिफरेंस है दोनों में, जो रीजन है इतना ज्यादा इकोलॉजिकल डिफरेंस का। कुछ दिख रही है या आंसर इसी में दिया हुआ है? नहीं समझ में आ रहा? देखो जरा, ये मेरे को बताओ इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है। अगर मैं पूरा ग्लोब देखूं, बोलोगे मैम ट्रॉपिकल टेम्परेट के ऊपर और ट्रॉपिकल जोन में है, ठीक। अब मुझे बताओ स्कैंडिनेवियन का मतलब क्या होता है? नहीं पता तो सुनो ध्यान से। ऐसी कंट्री जिसमें बहुत कम सनलाइट मिल रही है, जिसमें जनरली जो कंट्री जो ऊपर नॉर्थ पोल के पास लोकेटेड है। अब बोलोगे मैम कौन कौन आया इसमें? नॉर्वे आया, स्वीडन आया। देखो इनमें बहुत कम सनलाइट आती है। क्यों? क्योंकि एक वही सारा रीजन पुराने चैप्टर का अर्थ का एक्सिस, लोकेशन ऑफ द कंट्री, जैसे जैसे तुम पोल के पास जाओगे तुम्हारा सनलाइट क्या हो जाएगा? स्लैंटिंग हो जाएगा। स्लैंटिंग हो जाएगा तो सनलाइट कम मिलेगा। इन देशों में 6 महीने धूप रहेगी, 6 महीने धूप ही नहीं है। बोलोगे मैम कितना डिप्रेसिंग है। हाँ एक्चुअली डिप्रेसिंग है, इसलिए वहाँ पे डिप्रेसिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं। लोग धूप नहीं निकलती तो सुसाइड करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है, पर मैं बता रही हूँ कि स्कैंडिनेवियन कंट्री मतलब ऐसा कंट्री जहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर है और सनलाइट नहीं आ रही है। अब देखो मैंने तुमको बताया था कि जैसे जैसे तुम इक्वेटर के पास आओगे वैसे वैसे तुम्हारा क्या बढ़ता जाएगा? स्पीशीज़ का वेरिएशन बढ़ता जाएगा। स्पीशीज़ का वेरिएशन मतलब इकोसिस्टम का वेरिएशन, तभी तो वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ जहाँ गर्म रहेगी तो इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन नीचे आया, प्रोड्यूसर का नंबर ज़्यादा हुआ, प्रोड्यूसर का नंबर ज़्यादा हुआ तो तुम्हारा स्पीशीज़ का नंबर बढ़ गया। अब यहाँ पे तो धूप ही नहीं है, वही ऑर्गेनिज्म या वही ट्रॉपिक लेवल ही नहीं है जो इस एनर्जी, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल में। तो बेचारा जब धूप सोर्स ही नहीं है मेन, तो कन्वर्ट कौन करेगा? जब ये वाला प्रोड्यूसर का लेवल कम रहेगा तो ऊपर का भी लेवल, ट्रॉपिक लेवल क्या होता जाएगा? कम होते जाएगा। तो देखो यहाँ अलग अलग बायोडाइवर्सिटी दिया हुआ है, डेजर्ट है, कोरल रीफ है, टुंड्राज है, ठीक। चलो अब अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। तो चलो अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू IUCN, ये क्या है? इंटरनेशनल यूनियन किस चीज का? कंजर्वेशन का, ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फुल फॉर्म बुक में लिखा हुआ है, बुक भी ओपन रखा करो, अंडरलाइन करते चला करो। तो इनके अकॉर्डिंग ये कमिटी है, ठीक है। उन्होंने बोला कि टोटल वर्ल्ड में कितने लोग प्रेजेंट या कितनी स्पीशीज है? तो अराउंड 1.5 मिलियन ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है। पर बाबा ये जो चीज है, ये एक साइंटिस्ट ने बोला नहीं, ये तो बहुत कम नंबर है, क्योंकि हमको जो जो दिख रहा है हमने बोला ठीक है ये एक स्पीशीज है, वो एक स्पीशीज है, पर हमने अभी आधे से ज्यादा चीजें तो डिस्कवर ही नहीं की है। और कौन थे ये महान साइंटिस्ट? ये है रॉबर्ट मे। इन्होंने कहा एस्टैब्लिश अ ग्लोबल स्पीशीज एट अबाउट 7 मिलियन। तो इनके अकॉर्डिंग और इनकी थ्योरीज के अकॉर्डिंग, अगर याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जितना तुम्हें टेरेस्ट्रियल पे दिख रहा है, जमीन के ऊपर दिख रहा है, तो बहुत कम परसेंटेज है। इसका डबल, ट्रिपल, इवन 10 टाइम्स कहाँ प्रेजेंट है? तुम्हारे ओशन में। और बहुत सारी स्पीशीज ऐसी भी हैं जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुई है। अब सोचो डिस्कवर के पहले एक्सटिंक्ट हो गई तो वो भी तो है, हम नुकसान भी तो होते जा रहा है हमारा साथ में। तो इनके अकॉर्डिंग है 1.5 मिलियन, पर रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग अराउंड रफ एस्टिमेट निकाला है कि कितना है? 7 मिलियन स्पीशीज है, ठीक। अब मैंने बताया था ऑलरेडी सबसे ज्यादा स्पीशीज तुमको कहाँ मिलेंगी? इक्वेटर के पास। अमेज़न का भी जो फॉरेस्ट है, जो एकदम डेंस फॉरेस्ट है, वो भी आज तक किसी ने एकदम ढंग से नहीं देखा है, क्योंकि इतना डेंस है कि हम सिर्फ बाहर के जोन्स देखा है और बोला कि हाँ ये एक स्पीशीज है, वो एक स्पीशीज है। पर अगर तुम नेचर या अच्छे पब्लिकेशन के पेपर देखोगे तो वहां पे हर एक या दूसरे महीने के अंदर कोई नई स्पीशीज उभर के आती है और बोलते ये नई स्पीशीज है, नई स्पीशीज डिस्कवर हुई है, ठीक है। चलो तो क्या याद रखना है कि अभी क्या है? 1.5 मिलियन स्पीशीज है टोटल वर्ल्ड में, बट रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग कितना, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कितना है? 7 मिलियन। तो ये 2 पॉइंट्स है काम के जो तुमको याद रखना है। अगली स्लाइड पे आते हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी, मोर देन 70% ऑफ एनिमल एंड 22 आर प्लांट्स। मतलब अगर मैं पूरा 100% का पाई चार्ट लूं इस तरीके से, ये तो चलो इन्वर्टिब्रेट्स का डिस्कशन है, तो अगर मैंने पूरा पाई चार्ट लिया तो सबसे ज्यादा कौन है? 70% तुम्हारा एनिमल है। अब बोलोगे मैम आपने तो अभी ये जो फूड
चेन है उसमें बताया था कि सबसे ज़्यादा तो किसका होना चाहिए, प्रोड्यूसर का नंबर, करेक्ट। पर यहाँ पे हम स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में बात करें, समझो दो अलग अलग कंसेप्ट है, इससे इस नंबर को कंफ्यूज मत करना। मतलब मैं बोल रही हूँ कि टोटल ऑर्गेनिज्म में से 22% प्लांट्स है, करेक्ट है। पर अगर मैंने पॉपुलेशन देखा, देखो दो अलग है, अगर मैंने बोला डाइवर्सिटी किसकी ज्यादा है तो एनिमल्स की, पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है तो प्लांट्स की, समझ रहे हो, दो अलग अलग कंसेप्ट है। इसलिए फूड चेन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर किसका होता है, तुम्हारे प्रोड्यूसर्स का, जिसमें कौन आता है, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स आते हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग चीज है। तो ज्यादा कौन है, 70% एनिमल है। अमंग एनिमल 70% और इंसेक्ट। आप बोलोगे मैम एनिमल में से 70% इंसेक्ट, मजाक तो नहीं कर रहे हो, नहीं कर रही हो, चलो अपने रूम में ही देखो वापस। क्या देखोगे, जरा अच्छे से आंखें घुमा के देखो अपने रूम में, स्क्रीन को 2 मिनट के लिए पॉज करो, वीडियो पॉज करो, देखो। बोलोगे मैम कुछ दिख नहीं रहा, ध्यान से देखो, कोने कोने में देखो। चलो तो तुम एक स्पीशीज हो गए, तुम्हारा नाम क्या हुआ, अपन लिखते जाते हैं, ठीक है, क्या क्या दिख रहा है। तुम्हारा नाम हुआ ह्यूमन, ह्यूमन मतलब होमो सैपियंस, अभी मैं ह्यूमन ही लिख रही हूँ। तो तुम बेसिकली आए मैमल कैटेगरी में, ठीक है। मैमल मतलब वर्टिब्रेट, ठीक है, मैंने मैमल लिख लिया। उसके बाद सपोज करो तुम्हारे भाई बहन भी अगर रूम में होंगे तो वो भी मैमल है। तो अपन एक घर का ही देख लेते, एक बड़ा सा पिक्चर, 4 लोग होंगे, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी, मैक्सिमम 6 to 7, या अपन एक एवरेज मान के चलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली है तो 4 ह्यूमन। अब उसमें तुम्हारा अगर घर पे पेट होगा, हो सकता है कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, कुछ भी हो सकता है, तो पर फिर भी सबके सब किस में आएंगे, मैमल में। तो चलो ह्यूमन आ गए, एक 2 या 3 एवरेज ले रहे अपन, और 2 पेट्स आ गए, वो पेट्स भी किसी कैटेगरी के अंदर आएंगे, वापस मैमल। अब बोलोगे मैम मछलियाँ भी है हमारे पास, अच्छा ठीक है, मछलियाँ हो गई मतलब फिशेस हो गई। तो चलो एक और आ गई जिसको हमने पाइसेस लिख दिया, ठीक है, पाइसेस या फिशेस। अब बोलोगे नहीं मैम लव बर्ड्स, चिड़िया भी पाल करके, चलो ठीक है, एव्स भी लिख दिया। अब मुझे पर ये कितने हैं, ये काउंटेड नंबर में है, ठीक है, जैसे तुम्हारे पेट्स भी है, एव्स भी है, मतलब चिड़िया भी पाल रहे, तुमने काउंट करके रखा है। पर अब ध्यान से देखो, अपने कमरे के कोने में देख रहे हो, हाँ क्या दिख रहा है, मकड़ियाँ दिख रही हैं। अब बोलोगे मैम हम मकड़ी के जाले हमेशा साफ करते हैं, हाँ ठीक है, पर मकड़ी के जाले साफ करते हैं मतलब मकड़ियाँ तो हैं कहीं छुपी हुई। बोलोगे हाँ मैम, पर मैम वहाँ छिपकली भी है, चलो छिपकली हो गई मतलब रेप्टाइल हो गई, पर छिपकली मैक्सिमम से ज्यादा 1 या 2, चलो ज्यादा से ज्यादा 4 ले लो। अब देखो जरा ध्यान से, तुमने ऑल आउट किसके लिए लगाया था, ढेर सारे मच्छर के लिए। तो तुम्हारा इंसेक्ट कैटेगरी में कौन कौन आ गया, मॉस्किटो, ठीक है। और इसका नंबर तो तुमको खुद ही नहीं पता है, अभी समर के टाइम में बहुत ज्यादा नंबर शूट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि 4 ही मॉस्किटो घूम रहे होंगे, कम से कम उनकी 10-12 लोगों की तो 10-12 मॉस्किटो की तो टीम घूमेगी ही एवरेज पे। अलग बात है ऑल आउट के बाद सब बाहर हो जाते हैं। चलो उसके बाद देखो मक्खियां भी होंगी, चलो अब बोल मान लो 6 से 7 हाउस फ्लाई हो गई। स्पाइडर्स भी होंगी, स्पाइडर्स की भी वेरिएशन मिलेगी, एक ऐसी छिपकली इसकी बड़ी बड़ी टांग, एक छोटी छोटी वाली छिपकली, एक एकदम छोटी जो दिखती नहीं है, काट जाती है तब समझ में आता है। तो तुम्हारे पास स्पाइडर्स की ही 2-3 वैरायटी हो गई, और कम से कम वो एक एक तो रहेंगी नहीं, 2-2 3-3 तो कम से कम हर स्पाइडर का मेंबर रहेगा। तो 2-2 3-3 एवरी वैरायटी, 3 तो वैरायटी वैसे ही मिलती है। अब बोलोगे मैम हमारा गार्डन भी है, हाँ बहुत सही। देखो जरा गार्डन में बटरफ्लाईज भी हैं, तो वो भी क्या हो गया, इंसेक्ट्स। हनी बीज भी है, वो भी क्या हो गया, इंसेक्ट्स। और एक चीज तो तुम भूल ही गए, एंड्स, चींटियां, उसकी तुम्हारे पास ढेर वैरायटी आ जाएंगी। कौन कौन सी, एक काली वाली मोटी वाली, फिर एक छोटी सी लाल वाली, एक छोटी सी ब्लैक वाली। तो देखो एंड की भी तुम्हारे पास कम से कम घर में 2-3 वैरायटी है, ठीक है। और ये तो 1-2 तो आएंगे नहीं, तो पूरी टीम आती है, अच्छा हाँ 100-200 की टीम घूमती है घर पे। अब बोलोगे मैम ऊपर तो हमको सिर्फ 10-12 दिखे, ऊपर दिख रहे हैं, जमीन के नीचे और है, तुम्हारी दीवारों के बीच में और चल रही है। अगर 10 बाहर दिख रही है तो 90 अंदर घूम रही है, ठीक। चलो तो देखो अगर इनमें अगर मैं पॉपुलेशन काउंट करूं, अब बोलोगे मैम चूहे भी तो है, हाँ ठीक है, चलो चूहे भी लिख लिए। तो चूहे भी क्या है, रोडेंशिया, रोडेंशिया वापस किस में आ गया, मैमल में, तो इसी में आ गए। पर कॉकरोच नाम की चीज भी किचन में घूम रही है, देखो तो कॉकरोच क्या हुआ, वापस इंसेक्ट। अब कॉकरोच एक तो नहीं घूमता, अगर एक है मतलब कम से कम उसके पीछे 3-4 तो घूम रहे, तो 3-4 कॉकरोचेस भी हो गए। बाप रे मैम इतने सारे कीड़े, ये तो मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर बताया, और अलग अलग टाइप के। बारिश के टाइम पे देखो कितने भिन्न भिन्न टाइप के कीड़ा थे। अभी देखो अभी एक यहाँ से गया उड़ के, क्या है वो, तुम्हारा फ्रूट फ्लाई। अब बोलोगे मैम फ्रूट फ्लाई
बनाना लाती हो, कोई भी फ्रूट लाती हो, उसके ऊपर जो छोटे छोटे जिसको छिलटे बोलते हैं ना, एकदम छोटे छोटे कीड़े उड़ते रहते हैं, वो क्या हुए? फ्रूट लो। वो भी 2-3 तो होते नहीं है, आराम से एकदम 10-12 यहाँ थोड़े उड़ेंगे, इनको मारेंगे, यहाँ उड़ेंगे। तो देखो अगर तुम्हारे घर का ही नंबर बता रही हूँ तो मैक्सिमम मैमल हो गए 4, 5, 6 मैमल, ठीक है। फिशेज हो गई, अगर तुम्हारा एक्वेरियम है तो वो भी चलो 6 मछलियां ना, एवरेज लिख रहते हैं। एव्स चिड़िया कितनी? 2। रेप्टिलिया चलो क्योंकि छिपकलियां घूम रही हैं घर पे तो 2 मान लो, 3 मान लो, पर इन सबका भी टोटल मिलाओगे तो उसका टोटल ज्यादा निकलेगा। अकेली जो तुम्हारी चींटियां हैं वही 100-200 नंबर में घूम रही है तुम्हारे घर पे। तो देखो, खुद ही देखो, घर पे ही तुमको वो आराम से डाइवर्सिटी दिख रही है। सबसे ज्यादा वेरिएशन किसमें मिल रहा है? इंसेक्ट्स में, और इनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, और वही बाकी का पूरा कैटेगरी साइड में है। तो यही समझाना चाहती हूँ कि अगर मैंने पूरा ये तुम्हारा एनिमल्स में देखा तो 70% कौन है? 70% सब के सब क्या है? इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, जिसके लिए हम ऑल आउट, ओडोमॉस, पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या चीजें लगाते रहते हैं, ठीक, क्योंकि वो हार्मफुल भी हैं। अब देखो यहाँ पे तो वो वही चार्ट है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का चार्ट है। वापस बुक ओपन करो, स्टार मार्क करो। क्यों मैम? क्योंकि वापस बुक में कैसा आएगा, ये ऊपर की हेडिंग दी रहेगी और ये सारी चीजें ABCD करके दे देंगे वो सेक्शन C में, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा कौन है तुम्हारा? इंसेक्ट्स वाले कैटेगरी। उसके बाद कौन है? मोलस्कन्स। मोलस्कन्स याद करो कौन कौन आता है मैम? पाइला। मैम और कौन आता है मोलस्कन्स में? ऑक्टोपस। बोलोगे मैम कुछ भी मत बोलो, ऑक्टोपस हर जगह थोड़ी ना मिलता। बाबा ऑक्टोपस कहाँ मिलता है? समुद्र में। समुद्र का तो ज्यादा है ना, पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंट एरिया, तो ठीक है। तो मोलस्कन्स आया समझ में क्यों ज्यादा है। उसके बाद क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस में कौन आता है? सब 11th में पढ़ा हुआ है। उसके बाद और बाकी जो बच गया वो सबका सब कहाँ आया? इस जगह पे। अब बोलोगे मैम मैमल्स और ये सब कहाँ गया? तुम देखो तुम क्या कैटेगरी डिस्कस कर रहे हो। तुम डिस्कस कर रहे हो नॉन कॉर्डेटा या फिर इनवर्टिब्रेटा, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। पर उनमें भी अगर मैंने एनिमल्स का भी पूरा लिया तो 70% क्या है तुम्हारे? इंसेक्ट्स है, ठीक। चलो अगली स्लाइड में मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारी बुक में एज इट इज स्टेटमेंट लिखा है, इसलिए मैंने एज इट इज लिखा है। बोलोगे मैम ये स्टेटमेंट ही गलत है, इन प्लांट फंजाई आर मोर। गलत, ये तुम्हारे बुक का ही स्टेटमेंट है इसलिए एज इट इज लिखा हुआ है। पहली बात तो फंजाई प्लांट में आएगा नहीं, तुमको भी पता है, पर तुम्हारी एनसीईआरटी ने रखा हुआ है तो अपन भी एज इट इज वैसे ही लेंगे, ठीक है। तो पहली बात उन्होंने क्या लिया है कि वो ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा मूव नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक ही स्टेटमेंट में रखा हुआ है। देखो अब प्लांट्स देखोगे तो सबसे ज्यादा कौन है? एंजियोस्पर्म। तो बताओ जरा मेरे को, एंजियोस्पर्म मतलब क्या? दूसरा नाम क्या होता है एंजियोस्पर्म का? फ्लावरिंग प्लांट, जिनके फूल आते हैं। तो फिर बताओ ऐसे प्लांट्स का नाम बताओ जिनमें फूल नहीं आते। क्या बोलोगे? सब 11 का पढ़ा हुआ है, नहीं याद आ रहा? बताओ जिम्नोस्पर्म। उसके नीचे और कौन आएगा? ये सब कुछ 11th में पढ़ा हुआ है, नहीं याद आ रहा है? बहुत गलत बात है। चलो उसके पर एंजियोस्पर्म से भी ज्यादा कौन है? फंजाई। फंजाई मतलब क्या? फंगस वाला। अब देखो बोलोगे मैम कैसे? चलो अभी क्या कोरोना में सबसे ज्यादा, कोरोना के इन्फेक्शन के बाद कौन सा टाइप का फंगस फैला था? ब्लैक फंगस हुआ था। उसके बाद उसी की वैरायटी आ गए थे, अलग अलग कलर्स आ गए थे, व्हाइट फंगस भी आ गया था, येलो फंगस भी आ गया था, ग्रीन फंगस भी आ गया था। तो अब बोलोगे मैम ये तो सिर्फ बीमारी हुई। हाँ बहुत अच्छी बात है। अब बताओ जो दांत खाज खुजली होती है वो क्या होता है? वो भी तो फंगल इन्फेक्शन हुआ कि नहीं? उसके बाद बताओ मेरे को, अगर तुम्हारी ब्रेड बाहर पड़ी हुई है, ब्रेड ही क्यों, हम हमेशा ब्रेड का ही क्यों एग्जांपल है, रोटी बाहर पड़ी हुई है, ठीक है, या फिर तुम्हारा टिफिन में खाना बंद ही रह गया क्योंकि मैम सुबह से लेके अभी तक बहुत पड़े, टाइम ही नहीं मिला खाने का, तो उसमें अजीब सी बदबू आने लगी। बदबू आने लगी मतलब क्या? क्योंकि उसमें फंगल इन्फेक्शन ग्रो हो चुका है। चलो तुम आओ सब्जी पे, तुम प्याज काटते हो, प्याज काट के छील के देखा, अंदर तुम्हें ब्लैक ब्लैक कलर की डस्ट मिलेगी। वो डस्ट नहीं है बाबा, वो फंगस है, इसलिए प्याज को धोते हैं, ठीक है। तो क्या है हुआ? फंगल इन्फेक्शन। अगर तुम्हारी कोई सब्जी फ्रिज में कोने में कहीं पड़ी हुई है या बाहर ही कहीं पड़ी हो, तुमने यूज करना भूल गए, तो उसमें देखो व्हाइट कलर का कुछ लग गया, क्या लग गया? फंगस। तो समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है। अभी जब बारिश आएगी तो देखना अजीब सा स्मेल आने लगेगी घर के कपड़ों, जो अलमारी रहती है ना, वुडन अलमारी, उसको जैसे खोलोगे अजीब सी स्मेल आएगी। इनफैक्ट दीवार पे भी तुमको कुछ अजीब सा फील होने लगेगा। क्या बोलते हैं उसको? हम सीडन बोलते हैं। तो सीडन और कुछ नहीं, यही फंगल इन्फेक्शन
सेक्शन ही ग्रो होता रहता है, थोड़ा algal का भी मिक्स रहता है, पर फंगल है मेन रीजन। ठीक है, तो हमारे इसमें सबसे ज्यादा कौन है, फंगस का सबसे ज्यादा पाई चार्ट में एरिया है, किसमें, बायोडाइवर्सिटी में। उसके बाद कौन है, फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म। उसके बाद अगर देखो तो तुम्हारा एल्गे, याद करो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था सीडन के साथ थोड़ी थोड़ी एल्गी, काई भी हर जगह आने लगती है, तो काई मतलब क्या हुआ, एल्गे। जल्दी से बताओ कितने टाइप के एल्गे होते हैं, 11th में पढ़ा था, 3 टाइप के होते हैं, रेड, उसके बाद दूसरा ब्राउन, और एक और तुम लोग बताओगे मेरे को, ग्रीन एल्गे, है ना। चलो उसके बाद लाइकेन। लाइकेन क्या है, एल्गे है कि फंगस है, नहीं मैम, दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। याद करो, फिर से 11th में पढ़ा हुआ है, कैसा रिलेशन है, जहां पे एक फंगस है या एल्गे है, दोनों मिक्स होके बोले हम क्या करेंगे, वही किराएदार वाली कहानी। एल्गे ने बोला मैं तुम्हें खाना बना के दूंगा, और फंगस ने बोला ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट नहीं तुम एब्जॉर्ब कर पाओगे वो मैं दूंगा। तो इन्हीं दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हमने क्या बोला, लाइकेन बोला। लाइकेन तुम खाते भी हो, मैम बोलोगे मैम लाइकेन कब से खाने लगे, यार एक पत्थर फूल नाम का मसाला आता है, नहीं पता, वीडियो ओवर होने के बाद किचन में जाओ, मम्मी से पूछो कि पत्थर फूल क्या है मम्मा, तो वो एक ना ऐसा कुछ सूखा सूखा निकाल के देंगी, तो वो बेसिकली लाइकेन ही है जो तुम खाते हो, बोलते हो बड़ी अच्छी बिरयानी बनी इससे, ठीक है, जहां भी तुम यूज करते होगे। तो लाइकेन क्या है, वापस अब सबसे ज्यादा क्या है तुम्हारा, फंजाई, उसके बाद फंगस या एंजियोस्पर्म, उसके बाद एल्गे, फिर थोड़ा थोड़ा तुम्हारा लाइकेन, मोजेस, फर्न्स और बाकी की चीजें आती हैं। ठीक, चलो अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। अगली स्लाइड एक और तुम्हारा पाई चार्ट है, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, प्लीज स्टार मार्क करो। तो देखो इसमें अब अगर मैं सिर्फ वर्टिब्रेटा में बात करूँ, वर्टिब्रेटा में मैम कौन कौन आता है, कौन कौन सी क्लासेस आती है, जल्दी बताओ। साइक्लोस्टोमेटा, सब 11th का ले रही हूं मैं रिविजन, साइक्लोस्टोमेटा। फिर कौन आता है मैम, फिर आती है फिशेस, जो 2 टाइप की होती है, बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस। फिर कौन आता है मैम, एम्फीबिया। फिर कौन आता है मैम, रेप्टिलिया। फिर कौन आता है, एव्स, और सबसे आखिरी में मैमल्स। तो उसमें भी सबसे ज्यादा किसका नंबर है, फिशेस का नंबर है, फॉलोड बाय बर्ड्स मतलब एव्स, देन फॉलोड बाय रेप्टिलिया, देखो अपना नंबर अभी लगने वाला है ना, और एम्फीबियन, और हम तो सबसे कम है, इन दोनों का और एक जैसा है, तो सबसे ज्यादा कौन है, फिशेस। तो ये एग्जाम में मैम कैसे आएगा, एग्जाम में पाई चार्ट दे देंगे तुमको केस स्टडी के अंदर, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, या फिर सेक्शन बी में वापस डायग्राम दे देंगे, ABCD लेबल करके देंगे, तुमको पहचानना है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। तो इंडिया के पास है 8.1% ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी पूरे दुनिया की, इसलिए इंडिया आता है उन कंट्रीज में जिनके पास है सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी। तो हमारे पास, इंडिया के पास टोटल है 4 हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स मतलब क्या बेटा, हॉटस्पॉट्स मतलब वो रीजन है स्टूडेंट्स जहां पे तुम्हें सबसे ज्यादा स्पीशीज की डाइवर्सिटी मिलेगी। जैसे क्या हुआ, इंडो बर्मा रीजन, ये आगे आएगा, मैं वापस पढ़ाऊंगी, तुम्हारी बुक में भी कहीं कहीं दिया हुआ है, चाहो तो लिखते चलो। कौन कौन से 4 हॉटस्पॉट्स है, इंडो बर्मा रीजन, दूसरा कौन सा, हिमालयन रीजन, तीसरा कौन सा, अभी मैंने थोड़ी देर में इतनी देर से बोल रही थी, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न, और चौथा जरा मेरे को बताना चैट बॉक्स में कौन सा है, ठीक है। उसके बाद इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, मतलब टोटल 12 डाइवर्सिटी कंट्री जहां पे मेगा डाइवर्सिटी, जहां बहुत ज्यादा तुम्हें स्पीशीज की डाइवर्सिटी मिलती है, इंडिया उसमें से एक है, क्योंकि हमारे पास कितना वर्ल्ड का स्पीशीज का वेरिएशन प्रेजेंट है, 8.1, इसलिए हमारे पास हॉटस्पॉट्स कितने हैं, 4 हॉटस्पॉट है, टोटल वर्ल्ड में है 36 हॉटस्पॉट, जनरल नॉलेज भी बायोलॉजी भी दोनों, और इंडिया के पास कितने हैं, 4 हॉटस्पॉट्स हैं। अब उसमें से प्लांट स्पीशीज कितनी है, अराउंड 45,000 प्लांट की स्पीशीज है। एनिमल की कितनी है, इसी की डबल है, डबल मतलब 90 to 98 स्पीशीज, हमारे 98,000 स्पीशीज एनिमल की हैं। ये तो याद करना पड़ेगा, ये दोनों चीजें सेक्शन A का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आते हैं, या फिर इनफैक्ट अगर सेक्शन नहीं पूछा तो अपना आंसर सपोर्ट करने के लिए तुम ये सारे फैक्ट्स डाल सकते हो, तो उससे स्कोरिंग इंक्रीज हो जाती है। चलो अगली स्लाइड पे आते हैं। तो अब मैग्नेट ब्रेन्स की खुद की वेबसाइट है, क्या करना है, सिर्फ जाना है गूगल पे, टाइप करना है www.magnetbrains.com, और जैसे ही एंटर करोगे ये पेज आ जाएगा, ये है होम पेज। अब जिस भी क्लास का मैटर चाहिए तो नीचे देखना लिखा हुआ है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, तो टॉप कोर्सेज पे अब जैसे तुम लोग 12th में हो तो अपना 12th वाला टैब ओपन करोगे, क्लिक करोगे, और जैसे ही क्लिक करोगे जितने ही भी 12th के लेक्चर्स है सब तुमको एक
एक ही जगह मिल जाएंगे। अब मेरे लेक्चर्स सुनने हैं तो मेरा नाम ढूंढो, जैसे ही वहाँ पे लिखा है वॉच नाउ क्लिक करो, जैसे ही फर्दर उस पर्सन के या उस टीचर का तुम नाम क्लिक करोगे तो उसकी जितनी भी सारी मैंने अभी तक जो भी कुछ पढ़ाया हुआ है सब उसमें आ जाएगा। ठीक, फिर अपना टॉपिक सर्च करना है, सुनना है, पढ़ना है और फुल मार्क्स लेके आने हैं। और साथ में क्या है, हमारा मैग्नेट ब्रेन हिंदी का भी चैनल है, तो उसको भी हमें क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारे हिंदी मीडियम वाले भी जो दोस्त हैं उनके भी मार्क्स बोर्ड में बहुत अच्छे स्कोर हो सके। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय नहीं बोलूँगी क्योंकि अगला लेक्चर सुनना है, उसमें मिलते हैं।